अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो से आपने स्टार्ट किया हुआ है। दिस इज़ नजीबुल्लाह, योर इंग्लिश मेंटोर। आज की इस वीडियो में आपको मैं एक रोड मैप दूंगा और कुछ बच्चों के कुछ क्वेरीज़ हैं, हम उस पर बात करेंगे कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से स्टार्ट लिया जाए, कब लिया जाए, क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाएँ, वो सारी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंग्लिश लेक्चरर की जॉब्स अनाउंस की हैं। इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स में भी है। तो क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इसीलिए मैं बात इंग्लिश की ही करूंगा। इसमें लिटरेचर की अलग से पोस्ट होंगी और लिंग्विस्टिक्स की अलग से। अब मुझे जो पसंद है वो लिटरेचर है, तो मैं आगे लिटरेचर ही पढ़ाऊँगा। इसमें जो कंपोजिशन वगैरह का पार्ट है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो मेरे सामने मेरे स्क्रीन पे जो है उन्होंने एडवर्टीज़मेंट मेरे सामने पड़ी हुई है। आप यकीनन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने एडवर्टीज़मेंट देखी होगी। आपको पता होगा कि आपके जोन में कितनी सीट्स हैं। अगर एक भी सीट है तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और ये सोचें कि वो सीट आपके लिए ही बनी है, वो किसी और की नहीं है। क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग ऑफ वर्थ। अगर आप कुछ नहीं करते, नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ दिल में रखिएगा कि कोई ना कोई पढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो आपकी सीट वो ले जाएगा। तो सीट्स आप अपनी जगह पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका जो सिलेबस है उस पर। बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं कि सर सिलेबस पुराना होगा, चेंज होगा। तो ऐसा है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी। अब नए सिलेबस को समझने के लिए आपको पुराने को पहले समझना होगा उसमें क्या था। तो उसमें ये कि पुराना सिलेबस आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगा। सॉफ्ट मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मेरे फेसबुक पेज पे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अराउंड 70 to 80% आपका वही पुराना सिलेबस फॉलो होगा और 20 to 30 जो है वो चेंज ला सकते हैं। अब चेंज कहाँ आएगा? चेंज आपके पास ऐसे आएगा जिस तरह से हमारे पास इसका पार्ट 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे कवरिंग द कंप्लीट कोर्स। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पहले भी ऑब्जेक्टिव्स थे, अभी भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये तकरीबन आपके पास कोई 10-20 नंबर की, बल्कि अराउंड 20 नंबर के आते हैं, वो तो आप कवर करेंगे ही। उसके बाद पार्ट 2 जो है उसमें सेक्शन ए, इसके 40 मार्क्स। अब इसमें आपके पास क्या आता है? इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन वाला, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिडीवियल टू 21st सेंचुरी। आपने चाहे पुराना सिलेबस हो चाहे नया हो, ये सवाल वहाँ पे होगा। आपने डिफरेंट एजेस पढ़नी है, आपने उसको समझनी है और इंशाल्लाह समझाने में मैं हेल्प करूँगा आपकी। या आप देखेंगे बिल्कुल स्टार्ट से आखिर तक जो इन्होंने आपको दिया हुआ है, आपने समझना है कि ये एज कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई। अब एक एज के अंदर फिर डिफरेंट शॉर्ट एजेस और भी होती हैं, वो भी हम समझेंगे। और इस एज में क्या क्या बड़े बड़े काम हुए थे, कौन कौन से अच्छे पोइट्स थे, राइटर्स थे, नॉवलिस्ट वगैरह, ये कौन से थे और इनकी थीम्स क्या थी, मेजर राइटिंग्स इनकी क्या थी, ये सारी चीज़ें हम 1 by 1 कवर करेंगे। और यानी ये तो अंडरस्टूड है, ये आपका नेक्स्ट में आएगा। अभी अगर आपका सिलेबस नहीं आया, जो कि नहीं आया, तो आप इस चीज़ का वेट नहीं करना जब सिलेबस आएगा तो मैं तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा। नो, यू डू नॉट हैव टू वेट बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो एक तो ये आपका हिस्ट्री का सवाल हुआ। सेकेंड इज लिटरेरी जॉनरास एंड फॉर्म्स, ये आपने करनी है, ये अंडरस्टूड है। ये चीज़ें भी आपके पास आएंगी जितने भी लिटरेरी जॉनरास हैं। अब अगर आपको नहीं पता ये लिटरेरी जॉनरास क्या है तो ये अगली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह सारा क्लियर करा दूंगा। देन कम्स द क्लासिकल एंड रोमांटिक पोइट्री, ये तकरीबन हर जगह आती है। कोई बंदा जिसको लिटरेचर से वास्ता हो या ना हो, उनको इसका लाजमी पता होता है कि क्लासिकल पोइट्री क्या है, रोमांटिक क्या है। तो अब हम इसमें फिर पढ़ेंगे कि क्लासिकल पोइट्स उसका ये एज क्या था, इसके फीचर्स क्या थे, इसके राइटर्स क्या थे, इनकी थीम्स क्या थी, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से कवर करेंगे। और इसी तरह रोमांटिक पोइट्री, इन दोनों को फिर हम रिलेट करेंगे। देन कम्स द रेनेसांस और एलिजाबेथन ड्रामा, ये
आपने यहाँ तक लाजमी करना है। अब जो आपकी चेंजेस एक्सपेक्टेड होंगी वो कौन सी होंगी? वो है कि अभी आपको फॉर इंस्टेंस यहाँ पे टी.एस. एलियट की कुछ पोएम्स दी गई हैं, द हॉलो मैन, द वेस्ट लेन, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, ये आपको दी गई है। हो सकता है कि इस बार अगर उन्होंने चेंजेस लानी थी तो किसी और पोइट की कुछ और पोएम्स आपको दे दी जाएंगी। एक आपके पास एक नावल है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, E.M. फॉस्टर ने लिखा हुआ है पैसेज टू इंडिया, बड़ा ही प्यारा नावल है। तो हो सकता है कोई और नावल आपको दिया जाए, जिसमें मेरा गेस ये है, आप वीडियो साथ रखें, कि आई एम श्योर इस बार मैकबेथ आएगा, क्योंकि शेक्सपियर पे लिटरेचर के पेपर में बड़ा ज़ोर होता है, उनकी ट्रेजरीज़ की बात होती है, तो मैकबेथ आ सकता है, वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। व्हेन कम्स इसी तरह आपके और प्लेस वगैरह है वो चेंज हो सकते हैं। तो ये आपका 40 नंबर का पोर्शन है। अब इसके बाद एक और पोर्शन आता है सेक्शन बी, उसको कहा, वो आपका होता है 40 मार्क्स का, राइट। उसमें आपका एक एसे होता है, एक प्रेसे होता है, और सेंटेंस करेक्शन हो सकता है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस और प्रेपोजिशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। अब ये वाला जो है ये आपका बिल्कुल कवर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश लेक्चरर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप आगे आने वाली नस्लों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये नहीं होगी कि आपको शेक्सपियर का पता है या नहीं, ये यकीनन होगी कि आपको बेसिक इंग्लिश आ रही कि नहीं आ रही। अगर बेसिक इंग्लिश में आपको इशू आ गया तो आई बीइंग अ टीचर मैं शायद आपका पेपर चेक ही ना करूं आगे, मुझे आपके आइडिया से शायद कोई ताल्लुक़ ना हो, जब तक आपकी बेसिक इंग्लिश सही ना हो। तो उसके लिए आपने फिर बेसिक इंग्लिश पे काम करना होगा। आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता होना चाहिए, स्पेशली टेंसेस, उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स और ये सारी चीज़ टेंसेस उसमें आती हैं वो आपकी कवर होनी चाहिए, उस पर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब मेरे पास एक पेपर है जो कि लिया गया है अराउंड इंग्लिश लिटरेचर, ये फ़ीमेल का है। लास्ट टाइम जो इनके एग्ज़ाम्स हुए थे BPSC के थ्रू, ये वो वाला पेपर है। अब इसमें पार्ट 1 में वही 10 नंबर के MCQs दिए गए, 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स है, और 5 नंबर के मार्क करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसमें हमने कुछ ना कुछ इसका करना तो है बहरहाल। और इसका जो प्लान मैंने बनाया हुआ है वो ये है कि जो व्हाट्सएप का ग्रुप मेरा है उसमें डेली बेस पे मैं 10 to 20 MCQs जो है वो लाजमी वहाँ पे मैं सेंड कर दिया करूँगा स्टूडेंट्स के साथ। अभी तक कोई अराउंड 150 मेंबर्स उसके हैं, और वो आपने सिर्फ एक काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाय कुछ भी आई मीन कुछ भी हो जाए, आपने वो 20 MCQs डेली याद करने हैं। अगर आपने ये 20 मार्क्स लेने हैं, 20 मार्क्स सॉलिड मार्क्स से लिटरेचर में इतने स्कोर नहीं आते, अगर आपने 20 मार्क्स लेने तो वो 20 MCQs आपने डेली बेस पे याद करने हैं और फिर हर रोज़ रिकॉल करना है। और इस तरह ये एग्ज़ाम्स आपके शायद 4, 5, 6, 7 महीनों तक हो जाए। जस्ट इमेजिन आपके पास कितना डेटा होगा तब तक। तो ये आपने करना है। उसके बाद कम्स पार्ट 2 में फिर सेक्शन A, उसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द दोज नॉवेल्स और फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। 20 नंबर का एक सवाल है, तो आपको इस चीज़ के लिए भी रेडी होना पड़ेगा कि आपको अगर कोई सवाल दिया गया तो आपने 20 नंबर को जहन में रखे वो सवाल करना है। फॉर इंस्टेंस एक सवाल दिया गया है कि एलेबरेट वाई शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर रिप्लीट विद ब्लड शेड एंड रिवेंज, राइट। अब आपने शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी जो है वो पढ़ी हुई होगी, तो अब आपने उनकी एग्जांपल्स देनी होंगी, उनको बताना होगा कि क्यों ब्लड शेड और रिवेंज पे ये सारी चीज़ें बनी हुई, उनकी ट्रेजेडीज़ ऐसी क्यों हैं। ट्रेजेडीज़ में और बहुत किस्म की हो सकती, तो खून क्यों होता है, बदला क्यों होता है ट्रेजेडी में। तो ये आपने 20 नंबर का एक सवाल लिखना है, और वो सवाल लिखने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। इसी तरह आपको 4 सवाल दिए गए होंगे, आपने उसमें से 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। तो ये पार्ट 2 है। देन कम्स द पार्ट
पार्ट 2 का सेक्शन ए था। अब हम सेक्शन बी की तरफ जाएंगे। सेक्शन बी में आता है आपका पूरा एक 20 नंबर का एस्से। और एस्से इंग्लिश लेक्चरर की जॉब्स में डिफरेंट होती हैं। जिस तरह आप बाकी एसेज वगैरह आप करते रहें बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, यहाँ पे उस तरह के एसेज नहीं होते। यहाँ पे अक्सर 90% आपके लिटरेरी एसेज आते हैं। वो लिटरेरी एसेज मुश्किल है। एक अगर आपको मैं पढ़ के सुनाऊं, आपको बताया गया है कि लाइफ इज़ प्लेजेंट, डेथ इज़ पीसफुल, इट्स द ट्रांजिशन दैट ट्रबलसम। मैं दोबारा पढ़ूंगा। लाइफ इज़ प्लेजेंट, डेथ इज़ पीसफुल, इट्स द ट्रांजिशन दैट्स ट्रबलसम। अब ये जिसका कोट है, उन्होंने इसका नाम आपको दिया हुआ होगा, ये एक टाइटल आपको दिया है। अब आपने इस पर एस्से लिखना है। इसका टाइटल समझना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और इस पर फिर 20 नंबर का एस्से लिखना, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, कोहेजन होना चाहिए, एस्से का प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। दैट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो आपने स्टार्ट अभी से लेना है। और उसके बाद फिर 5 नंबर के आपके प्रपोजिशंस आते हैं। उस पर आपने देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। और 5 नंबर के वॉइसेस। अब उन्होंने आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको जनरल सेंटेंसेस दिए गए होंगे। आपने अगर एक्टिव वॉइस है तो फिर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। और इसके सेंटेंसेस मुश्किल होते हैं। इसमें बाकी एग्ज़ाम्स की तरह नहीं होती, क्योंकि हर फील्ड का स्टूडेंट वहाँ पे एलिजिबल होता है, तो वो कंपैरेटिवली इजी रखते हैं। लेकिन लेक्चरर की जॉब में, इंग्लिश लेक्चरर की जॉब में चीज़ें मुश्किल आती हैं। और देन कम्स, फिर आपको एक प्रेसे दिया गया होता है। दैट इज़ द PRECSE, स्पेलिंग पता नहीं कैसी है। तो 10 नंबर का आपको प्रेसे दिया गया होगा। और आपने उसको प्रिसाइज करके एक सूटेबल टाइटल इसको देना है। और इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर पूरा हो जाता है। अब मैं आपके लिए इसमें क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल जिसको कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए कि मैं इसमें जो ये वाला पोर्शन है, लास्ट पोर्शन, वो मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ थ्रू माय यूट्यूब चैनल। वहाँ से आप वो देख सकते हैं। और लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ सकते हैं। बाकी जो नॉवेल्स और प्लेज है उसको अभी हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिलेबस है नहीं। जिस दिन सिलेबस आएगा तो फिर हम उसको स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू ज्वाइन माई दैट ग्रुप। और ग्रुप में आपने एक चीज़ की केयर करनी है, मुझे कॉल नहीं करनी। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ लीव अ टेक्स्ट। मुझे जब भी टाइम मिलेगा आपका टेक्स्ट मैं देख लूँगा तब। और उसके अलावा अपनी बेसिक इंग्लिश पे आपने काम करना है। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी। इफ़ यू फील कि इट इज़ वर्थ वॉचिंग, डू शेयर इट विद योर फेलोज़। और हम इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और इंग्लिश आसान है। दिस इज़ अस हु आर बिज़ी। इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है। तो फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।